हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेट अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर हम मिलकर बात कर रहे हैं एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। चलिए, नमस्कार सभी को। चलिए, हाँ बिल्कुल, आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बाकी रोज तो क्लास टाइम पर ही होती है। हाँ, मुझे पता था अगर मैं लेट होऊंगा तो फिर पूछेंगे हमसे कि सर लेट क्यों आए हो। बिल्कुल मुझे पता है लेट क्यों आए हो सर, लेट क्यों आए हो। भाई लेट आने के पीछे देखो, मैं मन से लेट नहीं हुआ हूँ। मैं जहाँ से ऑफलाइन क्लास छोड़कर यहाँ तक आ रहा था, स्टूडियो जहाँ हमारे हैं, तो बीच का डिस्टेंस लगभग 8 किलोमीटर है। ठीक है, रोज़ 15 मिनट के समय के अंदर मैं आ जाता हूँ, कोई समस्या नहीं है। 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर आ जाता हूँ। मगर आज बीच में क्या एक बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो रखा था भाई। अब वो तो जो चीज़ें थी वो जिसकी वजह से रोड जाम था, है ना। अब रोड जाम था तो ना तो आप भी कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो फिर अब कोई बात नहीं, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। चलो एक बार बता दो लास्ट क्या पढ़ा था, ताकि फिर हम लोग आगे पढ़ चलें। वर्ग 2 के तत्व पढ़ लिए थे, उनसे रिलेटेड छोटी मोटी जो बातें हैं। हाँ चलिए, नहीं, मैं नरेंद्र सर के साथ नहीं आया हूं भाई। ठीक है, चलो फटाफट बताओ क्या पढ़ रहे थे। एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे, और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे थे। वर्ग 2 के तत्वों को पढ़ लिया था, वर्ग 1 के तत्वों की प्राप्ति पढ़ ली थी, वर्ग 2 के तत्वों की प्राप्ति पढ़ ली थी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वर्ग 1 और वर्ग 2, वर्ग सेकंड की उपलब्धता पढ़ ली थी। ओके भाई, पढ़ ली थी तो आगे पढ़े फिर। चलिए करते हैं स्टार्ट। हम लोग पढ़ने वाले हैं अब वर्ग 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका? वर्ग 1 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका? वर्ग 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, विन्यास। चलो, जब हम वर्ग 1 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं, तो देखो इसमें क्या है अपने पास, है ना। इसमें क्या है अपने पास, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो, वर्ग 1 के तत्व जो है, आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देखो। जैसे वर्ग 1 में हाइड्रोजन आता है ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1 होता है, यही तो होता है। इसके बाद आता है लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ये एक उत्कृष्ट गैस हो गई है, कौन सी? नियोन। नियोन 3s1। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 19 नंबर पर आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो यहां तक देखोगे तो आपको मिलेगा कि भाई ये तो अपने पास आर्गन उत्कृष्ट गैस हो गई है, तो आर्गन के बाद 4s1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये लिख लिए। अब इसके बाद कौन आता है? रुबीडियम आता है 37 नंबर पर। 36 नंबर पर कौन आता है? क्रिप्टॉन आता है। तो रुबीडियम 37 क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s1। रुबीडियम के बाद क्या आता है? सीजियम आता है। सीजियम कितने पर आएगा? 55 पर। तो क्या हो जाएगा? 54 नंबर पर आती है कौन? जिनॉन। जिनॉन 6s1। और लास्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग इसका लिखेंगे, क्या हो जाएगा? फ्रेंसियम। कितने नंबर पर आता है? 87 नंबर पर आता है, 87। 86 नंबर पर कौन आता है? रेडॉन 7s1। तो आप एक चीज देख रहे हो, है ना जी। ठीक है,
यहां आप एक चीज देख रहे हो, 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1, तो इनका बाह्यतम जो विन्यास होता है या सामान्य जो विन्यास होता है वो ns1 लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं होगी ना भाई, लिखा जा सकता है, बोलो हाँ। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं इनका बाह्यतम विन्यास या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 होता है। क्या होता है? ns1 होता है। क्या होता है? ns1 होता है। बोलो कोई समस्या हो तो। बाकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको जब हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा था उसमें लिखने सिखाए ही थे, है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने सीखे ही आपने, तो वैसे भी समस्या नहीं है कोई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। कह रहे सर हम अपने आप लिख लेंगे, भाई कोई बात नहीं, मैं भी तो सिखाऊं ना। चलिए, हाँ जी, चलिए, इसमें कोई समस्या है? नहीं है। ठीक है, देखो मनीषा, आप कह रहे हो कि सर लिथियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है क्या? देखो ये सत्य है कि कहीं कहीं आपने ऐसा पढ़ा होगा कि लिथियम को चाकू से काट सकते हैं, मगर ये वास्तविक सत्य नहीं है कि लिथियम को चाकू से काटा जाए। ठीक है, लिथियम थोड़ी सी हार्ड होती है तो चाकू से नहीं कटती है लिथियम, ठीक, हार्ड होती है। अब आपके साथ आपको इस बात में थोड़ा संशय इसलिए क्योंकि आप लोगों ने लिथियम देखी नहीं है। मैं इस बात पर इसलिए क्लियर हूँ क्योंकि मैंने लिथियम देखी है, हमने एक्सपेरिमेंट किया हमारी लैब के अंदर, जिसकी वजह से मुझे लिथियम के बारे में पता है ना। हाँ, चलिए, ठीक, चलो। अब देखो यहां आपको पता चल रहा होगा कि इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये आसानी से त्याग कर देते हैं, इसलिए प्रबल धन विद्युतीय धातु होती है। ठीक है, इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है जिसका आसानी से त्याग करके, कैसे? आसानी से त्याग करके ये M+ धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? M+, मेटल कोई सी भी होगी प्लस हो जाएगा, धनायन बनाते हैं। अतः ये प्रबल धन विद्युती है। कैसे हैं? स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज्ड है, ये प्रबल धन विद्युती तत्व होते हैं ये। ठीक है, कैसे? प्रबल धन विद्युती तत्व होते हैं ये। चलिए, ये तो हो गई वर्ग नंबर 1 की बात। किसकी बात? वर्ग नंबर 1 की बात। ऐसे ही फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वर्ग नंबर 2 जो है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वर्ग नंबर 2 जो है उसकी भी तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होने चाहिए। क्या? उनके भी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो यहां से हम लोग बात करेंगे वर्ग 2 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसकी बात करेंगे? वर्ग 2 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ठीक है, चलिए, तो भाई देखो, अगर वर्ग 2 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम लोग डिस्कस करने पर आए, किसके? वर्ग 2। तो वर्ग 2 के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो मैं आपके सामने वर्ग 2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं। वर्ग 2 कहां से शुरू होता है सर? वर्ग 2 शुरू होता है 4 नंबर से, बेरिलियम से, है ना। क्या होता है? 1s2 2s2। फिर आता है मैग्नीशियम, ठीक है, 12 नंबर पर 1s2 2s2 2p6 3s2।
3s2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नियॉन 3s2, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कैल्शियम 20 नंबर पर, क्या लिखा जा सकता है इसको, आर्गन 4s2, ठीक है। कैल्शियम के बाद क्या आता है स्ट्रोंशियम, कितने नंबर पर, 38 नंबर पर। 36 नंबर पर कौन आता है, क्रिप्टॉन, कौन आता है, क्रिप्टॉन 5s2, ठीक है। बेरियम आता है 56 नंबर पर, जिनॉन 6s2, और लास्ट हम लोग बात करें रेडियम 88 नंबर पर आता है, और ये हो जाएगा हमारे पास रेडियम, और ये यहां आ जाएगी रेडॉन और 7s2, रेडॉन Rn होता है, ठीक है। अब देखो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, तो भाई इनका बाह्यतम विन्यास क्या होता है, ns2 होता है। बाह्यतम विन्यास वर्ग नंबर 1 का क्या होता है, ns1, और इनका क्या होता है, ns2 होता है। क्या होता है, ns2 होता है भाई साहब, जी हाँ। चलिए, हाँ, तो ये क्या कर सकते हैं, इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके M+2 आयन का निर्माण कर सकते हैं। किसका निर्माण कर सकते हैं, M+2 आयन का निर्माण कर सकते हैं। इनके बाह्यतम कोश का मतलब हो गया आउटर मोस्ट सेल, कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका त्याग करके ये M+2 आयन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, M+2 आयन बना सकते हैं। तो ये वर्ग नंबर 2 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये लिख दिया सबका। ये वर्ग नंबर 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए, अब हम लोग एक एक करके दोनों तत्वों पर, मतलब दोनों वर्गों पर बात करने वाले हैं, ठीक है। जहां हम लोग बात करेंगे सबसे पहले परमाणु और आयनिक त्रिज्या पर, वर्ग 1 के तत्वों के लिए ये बात होने वाली है ना जी। चलिए, हेल्थ इशू की वजह से मैं बहुत पीछे रह गई हूँ सर, और जो पहले पढ़ा था वो भूल गई हूँ। मुझे बताए कि मैं कैसे क्लासेस पूरी करूँ, टेंशन हो रही है, बहुत लोगों से पीछे हो गई हूँ। देखो अमलता, आपकी बात ठीक है, हेल्थ इशू की वजह से आप पीछे हो गए हो, है ना, हाँ ठीक है। सुनो ध्यान से, अब आपको इतना करना है कि आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा ज़्यादा करना है। जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ, सभी टीचर्स ऐसे पैनल पर नोट्स बनाते हैं, तो पहले तो पीडीएफ से उन नोट्स को लिख लो, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से उन नोट्स को लिख लो, और उसके बाद फिर एक छोटा सा काम करो कि उन नोट्स का रिवीजन करो, और क्लास को डबल स्पीड पर करके या 1.5 पर करके, 1.75 पर करके कवर करो। डेली 3-3, 4-4 क्लासेस भी एक्स्ट्रा करोगे जो चल रही हैं उनके अलावा, तो कवर हो जाएगा। ऐसे मत सोचो कि बहुत लोगों से बहुत पीछे हो, बहुत लोगों से बहुत आगे भी हो। एक बात तो ये, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आप लोगों के पास ये भी है, इस बात को अच्छे से समझो भाई, कि एग्जाम में अभी लगभग 6 महीने बाकी हैं, ठीक है। चलो अब देखो, हरिमोहन ने क्वेश्चन पूछा है कि सर नॉन मेटल कौन से ब्लॉक में है। नॉन मेटल पी ब्लॉक में है। हाइड्रोजन को छोड़ दो तो सारी नॉन मेटल जो है वो पी ब्लॉक में आती है मेरे सखा, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़ दो तो सारी नॉन मेटल किस ब्लॉक में आती हैं, पी ब्लॉक में आती हैं, ठीक है। यहाँ जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे धातु हैं, एक हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन ही अधातु है यहाँ पर। चलो, अब हम बात करेंगे वर्ग 1 के तत्वों के भौतिक गुणधर्मों की। वर्ग 1 के तत्वों के भौतिक गुणधर्म, कौन से गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया है, ठीक है। भौतिक गुणधर्म मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज।
जिसमें हम लोग परमाणु त्रिज्या, घनत्व, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं परमाणु और आयनिक त्रिज्या की एक साथ। किसकी बात करेंगे? जी हाँ, परमाणु और आयनिक त्रिज्या के बारे में। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। त्रिज्या, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिएशन, रेडियस। चलिए आप लोग मुझे ये बताएंगे कि वर्ग 1 के तत्वों में परमाणु और आयनिक त्रिज्या का क्या संबंध है, मतलब परमाणु त्रिज्या का क्या रिलेशन है ट्रेंड में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, और आयनिक त्रिज्या का क्या रिलेशन है, ठीक है। जी हाँ, बताओ भाई। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। जी हाँ, तो क्या कह रहे हैं? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है उसमें वृद्धि के कारण, कमी के कारण क्या होता है लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल निष्ठा। हाँ, चलिए। अरे ये तो बहुत आसान है निष्ठा। देखो इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनो। इसमें इतना सा होगा भाई कि अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है ना भाई, जैसे उन्होंने पूछा है 235 माइनस 92, तो आप क्या करोगे? 235 न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? एटॉमिक नंबर माइनस प्रोटॉन्स, तो क्या आ जाएगा? 143। मैंने पहले भी कहा था, ये जब बताया था, है ना। अरे ये तो बहुत बड़ा सिंबल है, सबको पता होता है ये सिंबल तो, है ना। 143, 143, क्या तुम भी भूल जाते हो? चलो, है ना। चलिए अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ेगा, मगर हमेशा ध्यान रखना कि जब आयनिक त्रिज्या की बात आएगी तो किसी भी आयन का, ध्यान से सुनना, किसी भी आयन का, है ना, हाँ, आकार जो होता है वो अपने मूल या जनक परमाणु से छोटा होता है। n क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। जी हाँ, किसी भी परमाणु का जो आयन है, आयन का आकार जो है वो मूल परमाणु से छोटा होता है। उसके पीछे दो रीजन है। एक तो जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो बाह्यतम कोश समाप्त हो गया तो त्रिज्या छोटी हो जाएगी। दूसरा, प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है जिससे परमाणु प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाएगी तो आकार छोटा हो जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या में वृद्धि के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। तो अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग परमाणु त्रिज्या का क्रम लिखें तो हाइड्रोजन से ज्यादा त्रिज्या होगी किसकी? लिथियम की। लिथियम से ज्यादा होगी सोडियम की। सोडियम से ज्यादा किसकी? पोटेशियम की। पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम की। रुबिडियम से ज्यादा सीजियम की। फिर आप कहोगे सर सीजियम से ज्यादा, हाँ ठीक है, ठीक है, सीजियम से ज्यादा फ्रेंसियम की। तो फ्रेंसियम लेंगे ही नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा?
परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम हो जाएगा। ये किसका? परमाणु त्रिज्या का कैसा क्रम? बढ़ता क्रम। परमाणु त्रिज्या का कैसा क्रम है? ये बढ़ता क्रम है। ठीक है, आगे की बात सुनो। इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का जैसे ये त्याग करेंगे तो आयन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां बात करते हैं किसी भी आयन का आकार अपने जनक परमाणु से, मतलब मूल परमाणु से बहुत छोटा होता है। अब ये क्वेश्चन है कि सर ऐसा क्यों होता है? होता है, ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है या दो लॉजिक है। ठीक है, पहला रीजन या पहला लॉजिक अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के त्याग पर बाह्यतम कोश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के त्याग से बाह्यतम कोश समाप्त हो जाता है। सही है ना? अगर बाह्यतम कोश समाप्त हो गया तो आकार छोटा हो जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। भाई पहले मान के चलो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या होगा? अब 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, तो कंपैरिजन में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई। प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या है? प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि से प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, रजनी इस पर ऋणायनी जब बनेगा ना तब बात करेंगे। धातु में ऋणायन नहीं बनता है। ठीक है, ऋणायन का आकार जनक परमाणु से बड़ा होता है, जबकि धनायन का आकार जनक परमाणु से छोटा होता है। ये सीधा स्टेटमेंट है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। मैंने भी कहा किसी भी आयन का मतलब यहां पर धनायन से है। ठीक है, आयन का मतलब यहां पर धनायन से ही है। धनायन ठीक है, किसी भी धनायन का आकार जो है वो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अपने मूल परमाणु से, अपने जनक परमाणु से कैसा होता है? छोटा होता है। दो रीजन है, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, कैसे होगा उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये कैसे होगा। ये नाभिक, ये पहली कक्षा, लाड लो ये दूसरी कक्षा। ठीक है, ये K और ये L। ठीक, यहां हमने बना दी तीसरी कक्षा। मान के चलो सोडियम परमाणु की बात कर रहे हैं, M। किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम। सोडियम 11 नंबर पर आता है। क्या होता है? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यही तो होगा ना? कैसे होगा? देखो यहां 2, यहां होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और यहां होगा 1। ठीक है, अब ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, तो मैं लिख दूं -1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो ये हो गया नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये नाभिक, ये K, ये L, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। Na+ बन गया ना बेटा? अब खुद बताओ, Na के पास कितनी कक्षाएं हैं? 3। Na+,
2,8। Na के पास कितनी कक्षाएं हैं? 3। और Na प्लस के पास 2। कितनी? 2 कक्षाएं हैं। अब लाडलो, जब इसके पास 2 कक्षाएं हैं तो सिंपल बात क्या हो गई है? सिंपल बात हो गई है कि धनायन का आकार अपने मूल परमाणु का आकार से छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। बोलो क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं तो वापस बताता हूं, है ना? दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या है? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। जेड इफेक्ट क्या है? अब प्रति कुमारी आपके साथ मुझे पता नहीं क्या समस्या हुई, भूल गई हो क्या? भूल गए हो क्या? जेड इफेक्ट क्या है? जेड इफेक्ट होता है प्रभावी नाभि के आवेश। आवर्त सारणी वाले चैप्टर में पढ़ा है। प्रभावी नाभि के आवेश को जेड इफेक्ट कहते हैं। भूल कैसे जाते हो? बताओ किसी को कोई समस्या हो तो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, विशाल कह रहे हैं, अच्छा किसी को कोई समस्या नहीं, बस विशाल को एक समस्या है, सर वर्ग 1 व 2 के तत्वों के साथ हम वर्ग 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों लिख रहे हैं, ये समझ नहीं आया। विशाल मेरी बात सुनो भाई। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक नियम होता है, या तो आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, है ना, या तो आप एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। जैसे मैं आपको उदाहरण से बता देता हूँ, जैसे सोडियम का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लेते हैं हम लोग। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं ना मेरे भाई, तो यहाँ पर एक चीज और होती है। अगर आप इसको संक्षिप्त में लिखना चाहते हो तो वर्ग 18 की बात नहीं है, इसमें क्या है, जहां तक उत्कृष्ट गैस का विन्यास है उसको उपयोग में ले सकते हो। 1s2, 2s2, 2p6, ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इस विन्यास की जगह आप नियॉन लिख सकते हो और बचा हुआ विन्यास ऐसे लिख सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक तरीका है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक तरीका है, ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट परमाणु आयनिक त्रिज्या। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे घनत्व की। किसकी बात करेंगे? घनत्व की। घनत्व मतलब डेंसिटी। घनत्व को इंपॉर्टेंट लगाएंगे सब। फिर आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों कि घनत्व इंपॉर्टेंट है, तो उसके पीछे का रीजन बताऊंगा अभी, ठीक है? घनत्व को सब क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट लगाएंगे, और घनत्व से क्वेश्चन क्या बन सकता है उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। अब देखो, ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम लोग। जब हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि हो रही है, आकार में वृद्धि हो रही है, ठीक है? आकार अगर बढ़ रहा है तो किस में वृद्धि हो रही है? जो हमारे पास द्रव्यमान है उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है? जी हाँ, ठीक है, द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, ठीक। अब जब द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है तो हमारे पास घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान में वृद्धि के कारण घनत्व जो है नीचे जाने पर बढ़ता चला जाता है, मगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आकार छोटा होता है, तो प्रोटॉन में वृद्धि से आकार कैसे बढ़ेगा? हमने नहीं कहा प्रोटॉन की वृद्धि से आकार बढ़ेगा, हमने तो उल्टा छोटा ही बताया ना बेटा, हमने तो छोटा ही बताया है, हमने यही लिखा है, आप समझ नहीं रहे हो। देखो हमने लिखा है धनायन का आकार अपने मूल परमाणु से बहुत छोटा होता है। छोटा होने का रीजन बताया है, छोटा होने का रीजन बताया है, बड़ा तो बताया ही नहीं है हमने। चलो तो हम लोग क्या कह रहे हैं, वर्ग 1 के जो तत्व हैं,
ठीक है। ओवरऑल बात करें, इनका आकार बड़ा है भाई, ये सबसे लेफ्ट में अवेलेबल है, इनका आकार बड़ा है, तो ओवरऑल तो इनका घनत्व कैसा हो जाएगा, छोटा, कम हो जाएगा। क्षार धातुओं के बड़े आकार के कारण, किसके कारण, बड़े आकार के कारण, है ना। क्षार धातु जो हैं इनका आकार जब बढ़ जाता है बड़े आकार के कारण, इनका घनत्व कम होता है। ओवरऑल बात हुई है, ये कम होता है। तथा ये हल्के होते हैं। कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, अब आगे की बात समझो, है ना। हाँ जी, चलिए, है ना। चलो ध्यान से समझो आगे की बात जो हम बता रहे हैं। आगे ये है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर ठीक है, वर्ग में कहां से, ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, क्या होगा अपने पास। चलिए, हाँ प्रवीण, आपको पता है आपकी कुछ हरकतों की वजह से आपका कोर्स भी डिलीट हो सकता है, आपको ये बात पता है, नहीं पता है ना। हाँ ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि होती है, क्या होती है, घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, बिल्कुल, क्यों होती है, क्योंकि आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि से वृद्धि जो है उसकी तुलना में द्रव्यमान में अधिक वृद्धि होती है। किसमें, द्रव्यमान में अधिक वृद्धि होती है। हम जानते ही हैं कि भाई घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान में वृद्धि से घनत्व बढ़ता है। मगर अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये समझो, है ना। जी हाँ, क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक, ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट चीज ये है, किंतु पोटेशियम का घनत्व सोडियम से अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों होता है, क्योंकि पोटेशियम के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम जो कक्षा है, ठीक है, क्या बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किंतु 2n एवं 2n स्क्वायर के आधार पर इसकी क्षमता कितने इलेक्ट्रॉन की, 18 इलेक्ट्रॉन की है। तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के
कारण फैलाव आता है जिससे आयतन में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। और आयतन में वृद्धि का सीधा मतलब क्या है? घनत्व में कमी। आयतन में वृद्धि का सीधा मतलब क्या है? घनत्व में कमी। चलिए देखो, पहला लिखा क्षार धातुओं के बड़े आकार के कारण इनका घनत्व कम होता है, ठीक है। फिर यहां लिखा कि ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। अब इसमें दो कंफ्यूजन हो सकती है, मगर यहां समझो कि भाई देखो, यहां है सोडियम, यहां है मैग्नीशियम, यहां है एल्यूमिनियम, ठीक है। इनमें से इसका घनत्व कम है, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर तो हो गई कमी, मगर सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, फिर आ जाता है स्ट्रोंसियम, अरे काय के स्ट्रोंसियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो सामान्य वृद्धि में देखें तो इससे ज्यादा इसका है और इससे ज्यादा इसका है, तो ऊपर से नीचे तो बढ़ रहा है और बाएं से दाएं घट रहा है, ये बताया इसमें, ठीक है। चलो, तो घनत्व का क्रम क्या होगा? जो क्वेश्चन बनता है, जो इंपॉर्टेंट है, वर्ग एक मतलब क्षार धातु में घनत्व का क्रम। क्षार धातुओं में घनत्व का क्रम, क्रम क्या होगा? देखो ध्यान से, लिथियम से ज्यादा घनत्व होगा किसका? पोटेशियम का। पोटेशियम से ज्यादा किसका होगा? सोडियम का। सोडियम से ज्यादा किसका होगा? स्ट्रोंसियम, अरे रुबिडियम का। और रुबिडियम से ज्यादा किसका होगा? सीजियम का। एग्जाम में यही है। अब देखो यहां पर बदलाव हो गया है, ये चीज जो है वो इसको बना देती है क्या? इंपॉर्टेंट। क्या बना देती है ये चीज? इसको इंपॉर्टेंट बना देती है। क्योंकि भाई देखो, है क्या? 2n² लगा दो, 2n² लगा दो। पोटेशियम आता है 19 नंबर पर, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में भी 8, हो गए ना पूरे 18। मगर तीसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18, 2n² से। मगर है कितने? 8, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का फैलाव हो गया। इलेक्ट्रॉनों का फैलाव हो गया तो द्रव्यमान में, सॉरी, आयतन में वृद्धि हो गई। आयतन में वृद्धि के कारण क्या हो जाता है? घनत्व में कमी हो जाएगी। आयतन में वृद्धि जो है उसकी वजह से घनत्व में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्रम ये आता है। लिथियम से ज्यादा किसका है? पोटेशियम का। पोटेशियम से ज्यादा सोडियम का। सोडियम से ज्यादा रुबिडियम का। रुबिडियम से ज्यादा जो है वो किसका है? सीजियम का है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट इसके अंदर चलता है। समझ में आई बात? ऐसे है ये बात। बोलो, क्लियर हुआ? हाँ जी। इनके बाद हम लोग बात करेंगे गलनांक और क्वथनांक की। किसकी बात करेंगे इसके बाद हम लोग? गलनांक और क्वथनांक की। बिल्कुल करवा देता हूं नोट, कोई बात नहीं। लो फिर शुरू हो जाओ, नोट करना है तो शुरू हो जाओ भाई यहां से फटाफट। करिए नोट, है ना। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? अरे दीदी अभी तो शुरू हुआ है। कल भौतिक गुणधर्म खत्म हो जाएंगे, ठीक है। परसों रासायनिक गुणधर्मों पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। हाँ जी, तो एक दिन में रासायनिक गुणधर्म, फिर लिथियम का असंगत व्यवहार और लिथियम जो है उसका मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध जो है वो, फिर उनको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वर्ग नंबर 2 के अंदर भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, मतलब अगले सप्ताह में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला चैप्टर, फिर पी ब्लॉक वाली चीजों पर बात करेंगे। चलो आगे बढ़ो। कविता एकदम बढ़िया, आप बताइए।
बिल्कुल तन्नू। चलिए आगे नोट करिए। चलो विनोद कुमार धन्यवाद। टाइमिंग चेंज ऐसे नहीं हो सकती तन्नू। विशाल बीएससी कॉलेज जा रहे होगे वहाँ से पढ़ो, नहीं तो सीनियर्स के नोट्स लेकर वहाँ से पढ़ो। चलो भाई, चलिए ठीक है, पीडीएफ से नोट कर लोगे? ओके भाई, कोई बात नहीं, पीडीएफ से नोट कर लेना। बाकी बातें करूंगा मैं आप लोगों से अगली क्लास में। अभी मैं ले रहा हूँ आप लोगों से विदा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।